बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेरे तफ्तीश हुक्मरान शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इक़्तिदार का फैसला होने को है। पैनेमा केस की बड़ी समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने केस को जल्द अज जल्द निपटाने का इंदिया दे डाला। कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत के दौरान क्या माहौल था, केस किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आमिर मतीन साहब जो इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट रूम में खुद मौजूद थे, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के अलावा तमाम ऑपोजिशन पार्टियों के अहम लीडरान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पैनेमा केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर एतराज करने वाली पीपल्स पार्टी खुद पैनेमा केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग में क्लीन चिट दिलवाने वाले लतीफ खोसा साहब नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने के लिए वकीलों को मशवरे देते रहे। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो दिलचस्प खबर यह है कि कतरी खत के बाद दुबई के खत की एंट्री हो गई। 2 कतरी खतूत की तर्ज पर इसहाक डार दुबई के हुक्मरान के 3 खतूत ले आए। लाखों पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस और लापता मनी ट्रेल के पुरस्कार कहानी जानेंगे रऊफ क्लासेस साहब के जुबानी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि JIT की 5000 से ज्यादा सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 9 सफात पर मुश्तमिल एतराज़ात। रिपोर्ट में दस्तावेजात के साथ किए गए इंकशाफात का जवाब देने की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी JIT की कार्रवाई को मुस्तरद करने के ख्वाह नजर आते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रिकॉर्ड रैंकिंग में मुलव्विस चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की 2.5 लाख रुपए में जमानत हो गई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर भी सिराजुल हक हुक्मरानों को डियाला और कोट लखपत जेल भेजने के मशवरे देते रहे। सबसे पहले आज की प्रोसीडिंग की बात करेंगे, केस किस तरफ जाता हुआ आमिर साहब नजर आ रहा है, लेकिन आप खुद चूंकि वहां पर मौजूद थे, आज माहौल कैसा देखने को आपको मिला? माहौल का तो ये था कि जब ये अब निबटते जा रहा है ये केस, और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस माना जाएगा। लोगों को सब वो जो पढ़ाया जाता है तमीज़ुद्दीन केस, 200 केस, आसमा जहांगीर केस, आसमा जिलानी केस उस ज़माने में कहलाता था, और बाकी भी जितने केसेस थे सब भूल जाएंगे। जो है ये पाकिस्तान का तारीख साज केस होगा। मगर ऐन उसके इख्तितामी उसमें जो है इमरान खान थ्रू आउट आ रहे थे और उनके बैठने से बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। आज वो समाओ गायब थे, बिल्कुल। मगर उनकी जगह पे उनकी एग्जैक्ट सीट पे जहां वो बैठते थे चौधरी शुजात साहब बैठे हुए थे और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। पहुंच गए, तो वो बिल्कुल वो दायरे में आ गए हैं, रिंग्स में वो भी आ गए हैं, चाहे एंडिंग पे आए लेकिन आ गए, मगर आ गए हैं। वो सियासी दायरे में भी आते जा रहे हैं। साथ में MQM भी आई हुई थी, पीपल्स पार्टी भी आई हुई थी। तारिक खोसा साहब नोट्स पे, लतीफ खोसा साहब नोट्स पे नोट्स लेते जा रहे थे सारे। तो सम आओ मेरा ख्याल शायद इमरान खान देखेंगे दोबारा आएंगे। क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों तरफ के वकीलों से हमने बात करके कि ये जल्दी निपट जाएगा। अभी ये जो पूरे साल डेढ़ से पूरा मुल्क जकड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी जकड़ी हुई है, मशीनरी जकड़ी हुई है, तो ये जकड़पन जो है ना ये जल्दी निपट जाएगा। कि उनका ख्याल है दोनों तरफ के वकला का कि ये इसी हफ्ते शायद जुमा जुमेरात को ही एक्सपेक्टेड है। दोनों तरफ के वकीलों का यही ख्याल था। और अदलिया जज हजरात भी नज़र आ रहे थे कि वकीलों को कह रहे थे कि वो रिपीट ना करें, पहले जो चीज़ें सारी हो चुकी हैं रिपीट ना करें, नई बात करें, नई ऐड करें। आज में जो PTI के वकील नईम बुखारी साहब जब पेश हुए तो वो अपने एलिमेंट में नहीं थे। आज वो जो है ना वो उनके असिस्टेंट्स ने लग रहा था, अग्रेशन नजर नहीं आ रहा था। अग्रेशन तो क्या, उन्होंने असिस्टेंट्स ने काम किया हुआ था, उन्होंने रटा लगाया था, उन्होंने रिपोर्ट लग रहा था कि पढ़ी भी नहीं है। उनको नाम स्किप कर रहे थे, मिस कर रहे थे, फिगर्स गलत बता रहे थे। फिर यहाँ तक कि फॉर एग्जाम्पल शेख सईद साहब जो अमेरिका में हैं, उनको नेशनल बैंक के जो सईद अहमद उससे मिक्स कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं ये वो वाले हैं या दूसरे वाले हैं। वकील से आपको, हमें सबको, हमें हमारे कैमरामैनों को भी पूरी JIT याद हो गई है, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को याद है। मगर मेन वकील को नजर आ रहा था कि बंदरजार जो है ना रिपोर्ट के आज वो मिसिंग नहीं थे। और मेरा ख्याल है मेरे जैसे कई और लोगों का और इंडिपेंडेंट वकला का भी ये ख्याल था कि इनको आज बोलने की जरूरत नहीं थी। अभी टाइम था कि वो गवर्नमेंट वाले, नून लीग वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे देते, एतराजात देते और ये एतराजात के फिर दार एतराजात जमा कराते। तो आज इन्होंने JIT ने इतनी मेहनत की भी थी, उनकी मेहनत को थोड़ा सा मैं समझता हूँ अंडरमाइन किया कि उन्होंने पूछा, कई जवाबात ऐसे थे इनके जिससे कि इनको पता नहीं है क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं है रिपोर्ट, तो वो थोड़ा सा लगा ये कि इनको नहीं बोलना चाहिए था।
तो दूसरा, जब शुरू हुई बारी आखिर में आई नून लीग की, तो पहले तो ये है कि उनके वकला बदल गए हैं। शुरू से आपको पता है एक बदलते रहे हैं, वो अभी जो है ना 3 वकील अब रह गए हैं। पुरानों में से सिर्फ जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब रह गए हैं। पहले वो 2 बच्चों के वकील थे, अब 3 बच्चों के वकील हो गए हैं, तरक्की हो गई है उनकी। तो वो कतरी लेटर जो है ना वो उनके गले पड़ा हुआ है, पता नहीं अभी वो उसका JIT ने तो उड़ा दिया है, देखेंगे। हम मेरी बड़ी नज़र है खास तौर पे कि वो बुरा तो बड़ा मना जाते हैं, मगर ये सारी उम्र कतरी लेटर उनके साथ लटक गया है। तो मैं ये देखना चाहूँगा उसकी कैसे वो डिफेंस करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहलाते हैं जो अदालत में, उन्होंने ख्वाजा आरिफ साहब को अपना वकील कर लिया है। और इसहाक डार साहब ने जो अपने वकील बदल लिए हैं, आरिफ हसन साहब जो हैं, शायद उनका नाम अगर मैं गलत नहीं है, तारिक हसन साहब, सॉरी, तारिक हसन साहब को वकील कर लिया है। तो जो शुरू हुआ नून लीग का, इस केस में शुरू से इनका एक वतीरा आ रहा है कि इन्होंने तफ्तीश नहीं होने देनी, रसीदें नहीं दी और जवाब नहीं दिए, और मेरा ख्याल है इसकी वजह से सारा केस खराब है। या तो ये रसीदें ये थी नहीं कभी, या जो भी इनकी स्ट्रैटेजी थी लीगल, अभी भी स्ट्रैटेजी वही है। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा आरिफ साहब बहुत वकील हैं बड़े और बड़ा नाम है उनका, मध्यम थे, आज अपनी ट्रू जो उनकी स्पिरिट होती है वो नज़र नहीं आई, कोई सिस्टम भी माइक वगैरह का ख़राब था। तो उन्होंने पहले तो कहा है जनाब ये जो 10 जिल्दें दी गई थी उसमें 10वीं आपको याद है अदालत को दरख्वास्त की गई थी इसको रोक लें, इसको पब्लिक ना किया जाए। तो उन्होंने कहा जी वो खोलें। अब अदालत ने कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे और फिर बताएंगे, फैसला करेंगे। पर ये जो बार बार इनके और लोग भी कहते हैं खोलें, तो ये कभी कहते हैं वीडियो खोलें, कभी कहते हैं डब्बा खोलें, 10वीं जिल्द खोलें। मेरा ख्याल है कि 10वीं के अंदर जो है ना, एक तो जो आइंदा ये तफ्तीशें होनी है अभी उदैबिया की काफ़ी सारी हैं, तो वो मवाद हो सकता है कि जो आइंदा तफ्तीशों को कंप्रोमाइज़ ना करे, या जो आपके तल्लुकात सऊदी अरेबिया से या UAE से जो जहाँ फैक्ट हो सकते हैं उनसे जो चीज़ मांगी गई हैं, तो शायद इस तरह कह ले, मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये लगता है कि वो खुलने से इनके लिए और मसाइल होंगे। अभी जो चीज़ें हमें नहीं पता, ये जो इतने 9 जिल्दें पढ़ के हम इनके बचपन से लेके सारे वाकयात हमें पता चल गए हैं, जो कि किसी को 30 साल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सियासत में 35 साल में किसी को नहीं पता चलते, अजबर हो गए हैं, तो वो मजीद पल जाएंगे। दूसरा जो है, उन्होंने मेन जो उनका स्टांस था, वो जो हमारा अंदाजा था, उन्होंने JIT के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं ना उनको ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर बजाय इसके कि उनका जवाब दें, उनकी पहली कोशिश ये थी कि जनाब इसके अंदर तमाम सबूत जो हैं, जो एविडेंस है, जो कुछ भी है, इस सारे को जो है ना आप रद्द कर दें, ये गैर कानूनी है, ये मजाक है, बड़े सख्त अल्फाज थे जो है। तो उन्होंने जो है ना अदालत ने ये कहा है कि जनाब बात सुने, ये JIT हमने बनाई है, अदलिया की जानिब से वो हमने बनाई है, ये हमें फैसला करने दें। आप इसके ऊपर जो आपको जो एतराज़ात है ना, इसके अंदर जो मंदरजात हैं उनका जवाब दें। ये JIT पे आपने है, मगर JIT पे अटैक सुने ना उन्होंने क्या किया पहले, और बड़ा मज़ा भी आता, समझ भी आती क्यों किया है। कि सबसे पहले तो उन्होंने एतराज़ किया कि जनाब इसके अंदर इन्होंने हुदैबिया मिल जो है उसको क्यों खोला, वो इनके मैंडेट का हिस्सा नहीं था। और ये हमारे जैसे आम आदमी को भी समझ आ रहा था कि अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था कि जनाब ये जो FIA और NAB के पास जो जो शवाहिद हैं वो इनके साथ शेयर किए जाएं, और अदालत ने क्लियरली उनको मैंडेट दिया हुआ था। मगर हुदैबिया से इनकी जान जाती है, हुदैबिया के अंदर जो है ना सारा ही ख़ानदान है, उसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जावेद कियानी का वो वाला सारा बयान आ जाता है डायरेक्टली, अब तो इल्ज़ाम आ गया। शहबाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके डायरेक्टर्स में हमजा शहबाज शरीफ भी हैं, उसमें सारे ही खानदान के लोग हैं, सबसे ज़्यादा डार साहब हैं। तो उससे इनकी हुदैबिया से बड़ी जान जाती है। कह रहे हैं हुदैबिया को खोलना ही नहीं चाहिए था, और जो हुदैबिया से मुतल्लिक जो सवाल किए हैं उसको हज़फ कर दें और उसको ख़त्म कर दें। हुदैबिया जो है ना इनका वो डेथ ट्रैप है बिल्कुल जो है। साथ में उन्होंने ब्रेक के बाद मगर बड़े खौफनाक एतराज़ात हैं, मज़का खेज़ जो ISI पे एतराज किया ना वो मैं बताऊंगा। चलिए, एतराज़ात तो वाकई बड़े खौफनाक हैं, वो ब्रेक से जब वापस आएंगे वो तो शेयर करेंगे, लेकिन ये केस किस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है, और इमरान खान साहब आज गैर हाजिर क्यों रहे, हालांकि तमाम ऑपोजिशन और अहम लीडरान वहां पर मौजूद थे। ब्रेक लेकर वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। उन्हें एतराज़ात से मुताल्लिक हम बात कर रहे थे जो शरीफ फैमिली की जानिब से आमिर साहब लगाए गए हैं उस रिपोर्ट के ऊपर। जी, वो कहते हैं ना, वो जिनकी जान तोते में होती है, तोता जो है ना इसमें, वो कमर जमान चौधरी साहब नैब के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने अपनी जो पिटीशन फाइल की है उसमें घूम फिर के ये था कि जनाब, एक तो आपने उनको बुलाया क्यों और उनसे हुदैबिया के मुताल्लिक क्यों पूछा। भाई साहब, ये सारा केस ही हुदैबिया के इर्द गिर्द है और ये जीआईटी बनी इसलिए थी कि नैब के चेयरमैन ने इनकार कर दिया था कि वो अपील में नहीं जाएंगे, और वो जो अपील को ऐश जिसे कहते हैं कि केस खत्म हो गया था, वो बड़े मशकूक तरीके से हुआ था। ये मेरे कोई अल्फाज नहीं है, ये अदालत के हैं और ये जो है जजमेंट का हिस्सा है, जो माइनॉरिटी जजमेंट में भी और मेजॉरिटी जजमेंट दोनों में इस बात का जिक्र है कि नैब के वो रोल बड़ा ज्यादा है, मगर वो बड़ा था कि वो जो उनसे पूछी गई सवाल और वो जो है ना हुदैबिया से रिलेटेड निकाल दें, और हुदैबिया से बड़ी उनकी जान जाती है। फिर उन्होंने, उनको ये इतराज था जो उस पर कि जनाब ये जो बाहर से सबूत मंगवाए गए वो बड़े गैर कानूनी थे और वो बड़े गलत था। भाई ना, आप यहाँ से पहले ये सवाल था कि जनाब बाहर से जो पेपर मंगवाए हैं वो फिक्टिशियस हैं, वो मुस्तनद नहीं है। अब वो कह रहे हैं बाहर से क्यों मंगवाए, ना अंदर से कबूल करते हैं ना बाहर से कबूल करते हैं। और आर्गुमेंट बड़ा अच्छा था कि जनाब ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट MLA जिसके जरिए ये बुलाई गई थी, ये टर्मिनोलॉजी होती है म्यूचुअल, दोनों में बामी एक एग्रीमेंट होता है। इसमें आप सिर्फ रियासतों को बाहर की आप कह सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स को नहीं कर सकते, और ये सर्टिफाइड नहीं है। ये अदालत ने पूछा। बात यह है कि ये JIT को पूरा एक इख्तियार मिला हुआ था, वो रियासत को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे 190 का मेरे ख्याल में। और दूसरा, सर्टिफाई का मुराद अगर ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने सर्टिफिकेट लगाना है, तो क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के होते हुए वहां पे एम्बेसीज में वो डॉक्यूमेंट, पहले तो ये है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहना था, दूसरा उन्होंने मोहर लगानी थी, वो वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस के बगैर चल सकते थे। तो इसीलिए तो लोग कह रहे थे कि जनाब रिजाइन करने दें। अब जब नहीं किया था, उन हालात में उन बेचारों ने वो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जितनी सर्टिफिकेशन हो सकती है वो उतनी सर्टिफाइड है। इससे कम क्या सर्टिफिकेशन चाहिए कि जनाब वो UAE गवर्नमेंट के हैं, वो BVI बरतानिया की जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो गवर्नमेंट है, उनकी फाइनेंशियल एजेंसी है, उसके सर्टिफाइड है। सो इससे ज्यादा और क्या मुस्तनद ये मांगेंगे, मगर वो एक बड़ा सख्त इतराज था। फिर उनको JIT के जो है ना टीम पे इतराज था। कोई बेचारा रह नहीं गया जिसके मुतालिक उन्होंने टांग ना खींची हो। पहले तो उन्होंने जो है ना वाजिद रियाज साहब जो FIA वाले थे, उनका जो उन्होंने खुद ही इकरार किया हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी तोजी भी दी हुई है कि उन्होंने अपने कजन को लगाया था, मगर उसे बड़े कम पैसे करवाए थे, शेयर किया था कि जनाब हमारे पास एक वाकिफ है जो मेरा वाकिफ है, अगर कहते हैं तो कर लेते हैं, तो वो पब्लिकली किया था। anyway, उन्होंने कहा जी वो बड़े गलत आदमी हैं। फिर जो है बिलाल रसूल साहब जो हैं ये भी बड़े गलत आदमी हैं, ये PTI से इनका ताल्लुक है, और आमिर अजीज साहब का PMLQ से ताल्लुक है, और जो है सारों का ही, किसी का कान खराब है, किसी का नाक खराब है, वो उनके वो है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक नुक्स निकाला वो उन्होंने निकाला ISI साहब के फर्द पे। अच्छा, नाम नहीं लिया उनका, उन्होंने कहा जी ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो ये किसी कानून के तहत वो नहीं आते थे। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यही ISI के साथ इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट ने जब डॉन लीग्स के ऊपर JIT बनाई थी, JIT बनाई थी, उसके मेंबर थे और गवर्नमेंट ने किया था। उस वक्त ये ठीक थे, ये वही साहब हैं, इसमें जब आए हैं तो वो गलत हो गए। एकदम याद आ गया कि हो ये तो हो ही नहीं सकते थे, गैर कानूनी हो गया। एक जगह वो कानूनी थे, अब वो गैर कानूनी हो गए हैं, मगर उनका नाम नहीं लिया। उन पे इतराजात बड़े हैं, मगर ये फिर नाम भी लेते ना, बाकी सबका सिविलियन हजरात का नाम लिया हुआ है, उनका नाम नहीं लिया कि हालांकि बच सिर्फ बेचारा वो MI वाला गया हुआ है, बाकी बड़ा गिले शिकवे किए हुए हैं कि हमारे गवाहों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। इसमें बच्चे नहीं वो शिकायत करते कि उनकी बेइज्जती की गई, उनको रुसवा किया गया, उनको जलील किया गया, बड़े मैं बताऊं क्या रुसवा किया। एक छोटा सा उसमें दे दो, मैं चिप इन करूं। मसला सईद अहमद से पूछ लिया गया कि आप ये बताएं 1980 में आप सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए थे और क्यों हुए थे। ये रुसवाई वाला सवाल था मेरे साहब, ये नहीं पूछना चाहिए था। इज्जतदार आदमी से पूछ लिया। साहब के पास बहुत बड़ा खौफनाक जो है ना इसाक से रिलेटेड मटेरियल है। बस लास्ट में अपना सिर्फ गिरा दूं कि ये उन्होंने अदालत ने उन्होंने कहा जनाब ये छोड़े, JIT पे अटैक जो आप कह रहे हैं JIT हमने बनाई है, वो कैसे थे, बुरे थे, अच्छे थे, वो क्वेश्चन ये नहीं है।
आप उन्होंने जो सिफारिशात की हैं उसके ऊपर आप बात करें उसके कि ऊपर आपको आप क्या दलाल क्या देना शुरू इतराज हैं, तो इसको छोड़ दें। सुबह उनकी कोशिश 2 मिनट, अदालत को 2 मिनट लगे, उन्होंने कहा इसको तो करें साइड पे, और 10 नंबर जल्द भी साइड पे करें, आगे बात करें। आप आगे बढ़ें। ओवर टू क्लासेस बिल्कुल। विद एक्सक्लूसिव डार साहब की जो पुरस्कार कहानी है, डिस्क्लोजर्स, कब से तो क्लासेस साहब दस्तावेजात को मैं खुद ये जब पढ़ रहे थे, मैं खुद, मेरे वैसे कानों में से धुआं निकला है मेरे देख के फील हो रहा है कि बड़ी कोई पुरस्कार बात मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी अगेन आई वुड से उम्र यार की जुम्बीलें इकट्ठी हो गई हैं, किस किस चीज को कहां से शुरू किया जाए। आज सबसे बड़ा जो मुझे वो डिलेमा जो फेस करना पड़ा है, इसहाक डार साहब की एक कहानी जो है, जो हमने आज ये 230 पेजेस हैं आमिर साहब, आपके सामने बैठ के मैंने एक एक लफ्ज को पढ़ा भी है, कुछ लोगों वुकला को आपने टेलीफोन भी किया है, कुछ मैंने भी अपने उनको रिकन्फर्म करने के लिए कि हो सकता है हमसे गलती हो, अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारी कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, हम सिंपल कुछ सवालात रेज करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम पूछना चाहते हैं। डार साहब को अगर लगे कि कुछ इनमें मीट है तो डार साहब इनका जवाब देना चाहें तो हम हाजिर हैं, कोई हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन वेरी डेंजरस वेरी एक्सप्लोसिव मटेरियल इसमें डार साहब ने खुद दिया हुआ है। अगर इजाजत दें तो मैं अपना बात शुरू करूं आमिर साहब। जी। ये 230 पेजेस हैं, जैसे मैंने कहा, इसमें से 100 पेजेस पे डार साहब ने नेक्स्टर लगाए हैं अपनी इसके चैरिटी के। ध्यान में रखिएगा, जो 16 करोड़ रुपए की है, उसको जस्टिफाई करने के लिए 16 करोड़ को डार साहब ने 100 पेजेस के अपने एनेक्स्टर लगाए हैं। उसमें कपड़े की कीमत लिखी गई है, यूनिफॉर्म, जूता बच्चे को कितने का दिया, रोटी कितने की दी, उसको कंघी कितने की लेके दी, खाना कब दिया, कैसे दिया, ये डिटेल्स हैं 100 पेजेस पे 16 करोड़ के डोनेशन की। ये जरा ध्यान रखें, मैं उस पर आता हूं कि इसकी रेलिवेंस क्या बनती है। आमिर साहब, जो इन्होंने स्टार्ट में ये पेजेस सबमिट किए हैं डार साहब ने, तकरीबन जो उनकी समरी कह सकते हैं मेन एतराजात की, बाकी नेक्स्टर हैं, ये 16 पेजेस हैं। ठीक है, ये मुझे डार साहब करेक्ट कर दें, हो सकता है कि मुझे वो कहते हैं बुढ़ापे के साथ साथ आई साइड भी वीक हो जाती है, कोई हो सकता है मैं स्किप कर गया हूं। इन 16 पेजेस में डार साहब ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि मैं 2003 से लेके 2008 तक मैं सेनेटर था, सेनेटर पाकिस्तान तो शायद वो 20 साल से भी ज्यादा सेनेटर रहे हैं, 2003 से 2008 तक। पीरियड इन क्वेश्चन इज 2003 एंड 2008 के दरमियान। इसके पीछे कहानी है, मैं जिस वजह सवाल रेज कर, इनमें कहीं पे ये नहीं लिखा, मैं फिर अगेन आई एम ओपन टू करेक्शन कि मुझे कोई करेक्ट कर दे, मैं कल उसको दोबारा चला भी देंगे। कहीं पे डार साहब ने ये नहीं लिखा कि मैं 2003 से लेके 2008 तक मैं या सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर था और मैं सैलरी ड्रा करता था, ये कहीं पे नहीं लिखा, मेंशन ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, नहीं करता था। क्यों नहीं किया जिक्र सर? इसमें कहीं पे ये नहीं है, बिल्कुल टोटल। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है इस पे डॉक्यूमेंट की बेस पे 2008 से शुरू किया है, हालांकि ही वाज इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2003 एंड वाज ड्राइंग द सैलरी। 2008 में कहते हैं हमारी जरदारी साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, भूरबन में हमने एक मुआहदा साइन कर लिया था कि जनाब जजेस को रिस्टोर करेंगे, और जरदारी साहब जैसे आपको पता है वो मशहूर जमाना कौल के कौन से मुआहदे कोई कुरानी कोई सहीफे होते हैं जी, हम उन पर बिलीव करें, वो मुकर गए। तो उन्होंने कहा मैं वजीर बना था उस वक्त, और मैंने अब हेयर कम द शॉट, उन्होंने कहा जनाब कि मुझे एहसास हुआ कि मैं तो दुबई के जो वहां पे एक उनके वजीर थे, विफाकी वजीर मुबारक अल निहान, मैं तो उनका एडवाइजर हूं, मैं यहां पे वजीर बन गया, तो ऑलरेडी मैं वहां पे एक मेरे पास एडवाइजरी रोल है। और ये एडवाइजरी रोल कब से आमिर साहब? 2002 से। अब आप समझ रहे हैं 2002 से इसहाक डार साहब जो है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स वो वहां पे सेनेटर भी थे और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के एडवाइजर भी थे। और आगे सुने, इनके पास भी नवाज शरीफ साहब की तरह वहां अकामा मौजूद था, ये सेनेटर भी थे और अकामा भी था इनके पास, ये नौकरी का वर्क परमिट जिसको कह सकते हैं, सारे दो नौकरियां कर रहे थे, दो कर रहे थे। ये यहां से भी ले रहे थे सैलरी, और वहां पे उसके जो शेख साहब थे मुबारक साहब, उनके वो फेडरल मिनिस्टर थे, उनके भी वहां पे एडवाइजर उनको कर रहे थे। फेयर एनफ। मुझे समझ नहीं आ रही कि डार साहब ने इनका जिक्र इस डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं किया जी मैं सेनेटर ऑफ पाकिस्तान भी था, अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर रहे हैं 2008 में, रिपीटेडली कह रहा हूं। अब इसमें मजे की चीज आती है, ब्रेक के बाद क्लास जो सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव उसमें चीज आने में, ब्रेक के बाद गलत मौके पे ब्रेक लेती हैं आप, गलत मौके पे हमेशा थोड़ा तजस्सुस और तशनगी बरकरार रहनी चाहिए। आमिर साहब एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे बड़ा खौफनाक किस्म का मवाद और बड़ी पुरस्कार कहानी क्लासेस आपके पास है, उसकी मजीद डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस अब बड़ी खौफनाक किस्म की डिटेल्स अभी आने वाली है, अभी मजेदार चीज आप हमारे साथ इसमें वो एक और चीज बड़ी लिखते हैं, अपने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं डार साहब कि मैंने अपने बेटों को मना कर दिया जब तक मैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहा हूं ना, आप लोगों ने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, वी अप्रिशिएट दैट स्टेप।
तो ये फार्मूला उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया? जब वो सेनेटर थे यहाँ पे, वो दुबई में बैठ के अकामा लेके वहां पे शेख साहब के वो एडवाइजर कैसे लगे हुए थे? लग सकते हैं? जो चीज आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आना चाहिए कि आप पाकिस्तान के सेनेटर हैं और किसी फॉरेन गवर्नमेंट के एडवाइजर कैसे लग सकते हैं। और मेन कमेटीज के आप यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन थे, आप बैठते हैं, आपको पता होता है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या फैसले कर रही है, सारे फैसले आपके सामने आते हैं। आप यहाँ पे सेनेटर्स भी हैं, आप वहां पे दुबई में उनके विफाकी वजीर के एडवाइजर भी हैं, उनकी कंपनी के साथ भी आपके बकौल शेयर है आपका, आप वहां बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। ये कैसे कर रहे हैं? जो फार्मूला बेटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप ना आए पाकिस्तान में, तो आपने कैसे यहां पे सेनेटर होते हुए वहां पे नौकरी की है और अकामा था आपके पास सेनेटर ऑफ पाकिस्तान होते हुए? अब सवाल यह बनता है, कोई इसको क्लैरिफाई करे कि एमएनए के लिए तो है नेशनैलिटी का, कहते हैं कि नेशनैलिटी फॉरेन हो तो आपको नहीं मिलती। अरब मुमालिक जो है ये नेशनैलिटी नहीं देते, ये वर्क परमिट देते, इस तरह कफील रख लेते हैं। मतलब इनका कफील जो है, इसहाक डार साहब का कफील, इन्हें कफील टर्म है अगर, तो वो तो शेख मुबारक साहब थे, उन्होंने इनको वर्क परमिट दिया होता, कामा दिया होता, जैसे नवाज शरीफ का लिया हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अब सबसे अहम है, इनसे पूछा गया था, जो उस पर जेआईटी ने इतराज किया था कि आपके एसेट्स जो हैं यकदम आसमान को छूने लगे, पैसे कहां से है? उसका जवाब सुने। उन्होंने कहा जनाब कि मैं वहां पे, वो जो शेख साहब है मेरे कफील थे, वो कफील ही कहेंगे ना, ये तो कहेंगे बिजनेस पार्टनर एडवाइजर था मैं उनका, वो तो बेचारे हमें कफील और मस्कीन समझते हैं ना, कि मस्कीन पाकिस्तानी को ये पूरे अरब वर्ल्ड में मस्कीन ही कहा जाता है, चाहे वजीर आजम हो चाहे मेरे जैसे कामनर हो। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया मेरे साथ, हेयर कम द बमशेल, और मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कल वो कर सकते हैं, मैं स्वीपिंग स्टैंड भी नहीं देता। इन्होंने 3 लेटर पेश किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 82 लाख पाउंड की ये दावा करते हैं इसहाक डार साहब कि मुझे शेख मुबारक ने 82 लाख पाउंड है जो पेमेंट की थी मेरी सर्विसेज की, जब ये पाकिस्तान का एडवाइजर भी थे। इन्होंने यहां पे 3 लेटर पेश किए, जैसे 2 कतरी खाते, 1 अरब रुपए के बराबर हो जाता है। जी जी, 1 बिलियन रुपीज के। मेरा हिसाब खराब है, मगर मुझे लग रहा है ये 82 लाख पाउंड ऑलमोस्ट अरब के करीब। 1 अरब रुपया इन्होंने कहा जनाब कि मुझे उन्होंने 3-4 सालों में पे किया, 3 साल बनते, 3 सालों में 1 अरब रुपए की शेख अल निहान ने इनको पेमेंट की। और किस पे की? इन्होंने 3 लेटर दिए हैं, सब प्रोड्यूस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ऊपर क्या हेडलाइन लिखी है? टू हुम इट में कंसर्न। उसमें ये लिखते हैं डार साहब की, एक 8 सितंबर 2003 की पेमेंट दिखाई गई है कि जनाब के डार साहब को हमने 25 लाख पाउंड जो है वो हमने पेमेंट की है। एक ये पहला लेटर सुनते हैं जरा आराम से सर, बड़ी मजे की चीज। लेटर है ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, ये लेटर है, बस ये लेटर है। टू हुम इट में कंसर्न, तुम हुम में इट में कंसर्न में 25 लाख पाउंड सेटल हो गए। आगे चलते हैं। दूसरा लेटर, वो पहला था आपका 8 सितंबर 2003 का, दूसरा लेटर है 4 सितंबर 2004 का, 1 साल बाद। टू हुम इट में कंसर्न, दोबारा 1 अरब रुपया टू में कंसर्न के नाम। आगे सुने, वो आगे लिखते हैं ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बैंकिंग कुछ नहीं। सर सुनते तो है, ये तो मजे की कहानी है, ये तो मजे की कहानी है। टू हुम इट में कंसर्न अनदर सेकंड लेटर सर, ये आपका 4 सितंबर 2004 का, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाएं, इसमें 27 लाख पाउंड सेटल हो गए सर। चलिए, पहले में 25, इसमें 27, जरा गिनते हैं, जरा ये टोटल करते हैं अभी। इसके बाद तीसरा लेटर सर, टू हुम इट में कंसर्न 4 सितंबर 2005, इसमें उन्होंने जनाब 29 लाख पाउंड सेटल कर दिए। ये वो 3 लेटर हैं, इन 3 लेटर्स की कोई बैंक ट्रांजैक्शन इसके साथ नहीं है। प्लीज ये कल को डार साहब मुझे भेज सकते हैं, हो सकता है कि मुझे कहीं पे ना मिल रही हो, मुझसे मिस हो गई होगी, हम कल उसको रिपोर्ट कर देंगे। सो फार जो मैंने इसको बैठ के 203 पेजेस को ये खंगाला है, मुझे डार साहब के 3 लेटर नजर आते हैं सर। उन तीनों में शेख अल निहान के दस्तखत हैं और सिंपली इतना लिखा है टू हुम इट में कंसर्न। 1 अरब रुपए की पेमेंट जो इनको हुई है वो इन्होंने 3 लेटर्स जो प्रोड्यूस किए, जैसे कतरी लेटर थे वैसे ये दुबई के शेख मुबारक के लेटर। सवाल मेरा पहले कतरी लेटर था, अब ये दुबई लेटर आ गया। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने जो दुबई से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि सर्टिफाइड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ उसके वो आए हुए हैं। ये उन्होंने प्राइवेट कैपेसिटी में दिया हुआ है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। अच्छा, इसमें मजे की चीज है, सवाल मेरा ये बनता है कि क्या उन्होंने इनको 1 अरब रुपए की पेमेंट जो है, जो इन्होंने कहा जी कि उनको हमने उसमें अब 82 लाख पाउंड हमने उनको गए के दिए, वो ये कहते हैं कि ए पेमेंट ऑफ इतने इतने मिलियन हैज बीन डन पाउंड, क्या इनको कैश में दिए गए थे? वही वाली कहानी। अगर आपको ये कैश में दिए गए हैं तो ये तो लिख रहे हैं कि पेमेंट की गई है उन्होंने टू हुम इट में कंसर्न, क्या शेख अल निहान ने इनको 1 करोड़ रुपया कैश में दिया है? अगर इनको बैंक के जरिए दिया है तो बैंक की ट्रांजैक्शन दिखाएं। एक और चीज देखें, मजे की चीज सर आमिर साहब, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं लगी हुई जो दुबई में इनको 1 करोड़ रुपए की बकौल इनके पेमेंट हुई है, उसकी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, लेटर है टू हुम इट में कंसर्न। लेकिन
जो यहां से पैसे इन्होंने वहां से बकौल इनके ये सारे के सारे 1 करोड़ रुपया इन्होंने पाकिस्तान भेजा, उसकी ट्रांजैक्शन लगी हुई है बैंक अल फलाह की लाहौर गुलबर्ग ब्रांच की। अगर आपके पास लाहौर गुलबर्ग ब्रांच की ट्रांजैक्शन है कि जनाब के रेमिटेंसेस मैंने भेजे, रेमिटेंसेस क्या मतलब था कि टैक्स नहीं लगना था। 1 करोड़ रुपया जो इन्होंने भेजा है तकरीबन ये पाकिस्तान में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। वो मनी सारी की सारी आके पाकिस्तान में इन्होंने लीगल कर दिया है। वो ठीक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जनाब कि हाँ जी कि मैं जी ये देखे वेल्थ में भी आ गई, वो कवर कर ले, वो बड़ा लीगली कवर कर ले इन्होंने। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास बैंक अल फलाह पाकिस्तान की आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन जो लगाई हुई है आपने कि इतनी रेमिटेंसेज आई, वो बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी मान लेते हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो जनाब दुबई की बैंक ट्रांजैक्शन की तरह या तो फिर आप कहें मुझे कैश में मिले थे, कोई हमें और तरीका बताएं कि पेमेंट आपको किस तरीके से हुई थी। सर ये कतरी लेटर पार्ट 2 है कि पहली दफा मैं देख रहा हूं कि एक ऐसे वहां 3 लेटर पेश किए गए हैं जिनके साथ कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, सिंपली 3 लेटर्स हैं। और अगली चीज, एक काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, डार साहब ने इसमें बड़े बड़े दावे किए और भी बड़ी चीजें हैं, मैं आऊंगा उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके। इस रिपोर्ट को इनका फ्रांसिक ऑडिट करवाना चाहिए सर। इस रिपोर्ट मैं ये कहना चाह रहा था इसका फ्रांसिक ऑडिट करवाएं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जो डार साहब जिसमें बड़े बुरे तरीके से फंस सकते हैं। मैं फिर कहूंगा हो सकता है डार साहब इसके साथ वो बैंक ट्रांजैक्शन लफ करना भूल गए हूं सर, पॉसिबल है। इससे रिलेटेड जो है हमको डाउट नहीं कर रहे। मैं इसके रिलेटेड आपको एक पॉइंट मैं भी देना मैं जरा सिर्फ सवालात उठाता हूं कि अगर ये अल फलाह बैंक की 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो इन्होंने रेमिटेंसेस भेजी थी दुबई से, वो तो बैंक ट्रांजैक्शन है दुबई वाले ने सारी इसकी लाहौर में जो आपने अल फलाह की है, दुबई में आप कैसे कर सकते? क्या कल को मैं लेटर ले आऊं कि मुझे वहां पे फलां मेरा दोस्त है लंदन में शोएब है, तो शोएब ने मुझे 1 बिलियन रुपीस की पेमेंट की है और मैं वो आके पैसा लीगलाइज करवा सकता हूं यहां पे? आप उसका पूछेंगे कि बैंक ट्रांजैक्शन दिखाएं, कोई चीज तो दिखाएं। सो डार साहब जो है ये बड़ा कन्वीनियंटली बड़ी आसानी से 3 लेटर इन्होंने प्रोड्यूस करके 1 बिलियन रुपीस की जो ट्रांजैक्शन हुई है दुबई से पाकिस्तान, उनका दुबई में कोई रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, फिर वो और पाकिस्तान के इन्होंने निकाल के दे दिए। ये तो आमिर साहब होगी एक चीज बड़ी, इस पे आप भी बात कीजिएगा। एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, जो इंटरेस्टिंग चीज है क्लास साहब, वो ब्रेक से वापस बताएंगे, बड़ी जरूरी होती है। आमिर साहब ब्रेक और खौफनाक किस्म की ये डिटेल्स हैं जो हम शेयर कर रहे हैं, आमिर साहब का इस पे क्या पॉइंट है वो भी जानेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको बड़े खुशामदेद कहेंगे। खौफनाक मामलात और खौफनाक नहज की तरफ बढ़ रहे हैं आमिर साहब, ये तमाम डार साहब का पहले तो ये है कि उन्होंने अपना जो वकील अदा किया है, तो वहाँ लोग चैन गोइयाँ कर रहे थे कि शायद जो है ना इन पे डिपेंड नहीं कर रहे, तबार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हर जब मुसीबत में पड़ते हैं ना हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है। पर क्विकली 2-3 बातें। पहली बात ये है कि इन्होंने जो अभी इनके 2003 और 2008 के टैक्स रिटर्न्स नहीं किए, तो मैं एतजाज हसन साहब को जो कि बड़े नामवर वकील हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 183 दिन रहना जो है ना, अगर आप पाकिस्तान में इससे ज्यादा नहीं रह रहे तो आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। अखलाकी तौर पे तो बड़ा बुरा लगता है कि जनाब एक सेनेटर भी हैं आप और फिर आप नॉन रेजिडेंट भी अपने आप को लिख रहे हैं और कामा लेके वर्क परमिट भी है और एडवाइजर भी हैं, उसकी पता नहीं क्या लीगैलिटी वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये वाली सारी बातें इन्होंने जब इनसे जेआईटी में पूछी गई थी तो इन्होंने जेआईटी में ये जो अब इतना 400-500 सफ़े भेज दिए हैं, ये वहां क्यों नहीं भेजी ताकि वो खंगाल सकें। वहां पे जेआईटी ने अपने उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब हम नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 के तहत कर रहे हैं, जिसमें 12 सबूत इन पे है कि ये प्रूव करें कि वहां पे इन्होंने ना अपने टैक्स रिटर्न्स दिए, जो कि जेआईटी में ये है कि 1980 से लेके 2000 के टैक्स रिटर्न्स नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास हैं, वो एफबीआर ने नहीं दिए। इन पे लाजिम था कि ये अपने सबूत दें। अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं है, ये सारी जो अब सबूत लेके आ गए हैं 400 सफ़े इनके पास, ये सुप्रीम कोर्ट जेआईटी में आए नहीं, पता नहीं इसकी क्या वैल्यू। अब वो बैठ के ट्रायल अब कैसे करेंगे, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है वहां पे, और वो कैसे जज करेंगे। ये जो सवालों के जवाब आप मांग रहे हैं, ये जेआईटी को उन्होंने बनाई थी कि वहां से मोहर लगवा के लाएं, वहां पे इन सबका ही रवैया जनरली था कि इनको समझ नहीं आई कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत एंटी करप्शन लॉज में 12 सबूत इन पे हैं, इनको जवाब देने हैं। वहां इन्होंने किसी ने दिए, खास तौर पे
बाहर आपको याद है ना, जब बाहर तो झाग निकल रही थी, रुमाल लड़ रहे थे लड़ाइयां करके, और अंदर ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, वहां पे बातें ये सारी जो थी ये चीजें अंदर देते ताकि हमें उनका एक ओपिनियन आ जाता। 2-4 बड़ी अहम चीजें कट कर रहा हूं, आप जल्दी बताएं, पॉइंट आउट करना चाह रहा था। हमारे शो का आखिरी सेगमेंट है, लिहाजा बहुत सारी चीजें रह ना जाए, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहता हूं। 2-4 ये बड़े अहम सामने। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि इनको पेमेंट पाउंड्स में क्यों की गई है, इनको दरहम में क्यों नहीं की? ही वाज वर्किंग इन दुबई। शेख अल नहान साहब इतने जनरस हैं। पहले तो उन्होंने, वो मुझे किसी ने कहा, कोई एक प्रोफेशनल आदमी ने, उसने कहा पहला मैंने जिंदगी में प्रोफेशनल देखा एक्सपर्ट जिसको 27 लाख पाउंड पर एनम पे हायर किया गया। 27 लाख पाउंड पर एनम, जो तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब जाकर बनता है। बिल गेट्स की इतनी अपनी कंपनी के अंदर तनख्वाह नहीं होगी। नंबर 1 साल में 1 अरब रुपया जी, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं, एक तो जैसे पाउंड का मैंने कहा कि ये कैसे किया गया, तो पाउंड में आपको पेमेंट की गई, आपको उन्होंने दरहम में नहीं की, फेयर इनफ। दूसरा, वो एग्रीमेंट किधर है जो शेख अल नहान ने आपके साथ किया था जब आपको प्रोफेशनली उन्होंने हायर किया था? जैसे नवाज शरीफ साहब का एम्प्लॉयमेंट लेटर निकल आया है ना, आपका वो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एग्रीमेंट, कंट्रैक्ट वो किधर है जो आपने शेख अल नहान के साथ किया, जिसके बदले में उन्होंने आपको 1 बिलियन रुपीज की पेमेंट की, जिससे ये लगता है कैश में की, या आपको कुछ और किसी चीज में किए, तो वो आप पेश करें, वो दूसरी चीज है। और तीसरी चीज सर आमिर साहब जो बड़ी इसमें अहम नजर आती है, 16 करोड़ के लिए इसाक डार साहब ने 100 पेजेस लगाए हैं। 16 इसके लिए 1 अरब रुपए के लिए सिर्फ 3 पेजेस, 3 खत। और वो अभी कोई साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि एक ही जैसा फॉर्मेट है, ये भी कैलिब्री का इशू शायद ना निकल आए, एक ही जैसा फॉर्मेट है, एक ही लगता है टाइप एड में, एक ही टू whom it may concern, तीनों एक ही दफा एक ही टाइपराइटर पे टाइप। ये बचने के लिए कि जीआईटी के सामने चीजें नहीं रखेंगी, वहां पे तो फिर वो हो जाता, एनालिसिस हो जाता। हम तो कॉमन लेमैन है, फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, हमें ओपिनियन आ जाता, हमें क्या पता, हम तो भाई लेमैन है, हम तो सवालात उठा रहे हैं। हो सकता है कि टोटली वो एंटायरली वो क्या कहते हैं, डार साहब जो इन चीजों को ठीक करते हैं, वो कंट्रैक्ट भी ले हैं, वो बैंक की ट्रांजैक्शन भी ले रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि दुबई वालों ने जो हमारे $800 मिलियन पीटीसीएल के देने थे और आज तक नहीं दिए, हम जाके यूरो बॉन्ड के लिए हम वहां पे ना दुनिया के महंगा तरीन $500 मिलियन का हमने यूरो बॉन्ड का कर्जा लिया 8.25 पे, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन कर्जा ले है। अपने $800 मिलियन जो है हमारे इन्होंने यूएई वालों ने देने हैं, अभी तक नहीं दिए। और पाकिस्तान की पीटीसीएल की यहां पे आपने बैठ के सैकड़ों प्रॉपर्टीज जो है बिलियंस ऑफ रुपीज की, वो भी पीटीसीएल को आपने ट्रांसफर कर दी है। तो डार साहब के और भी बड़े शक हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए, पता नहीं क्या क्या, और इन पे जीआईटी पे इल्जाम ही यही है कि इनके फ्रंट पर्सन्स थे जिनके लिए इतनी जो जायदादें भी हैं, ये अपने असासे, अपने वसाइल के मुताबिक जस्टिफाई नहीं कर सके जीआईटी के सामने। अब लेके आए हैं सबूत, नया वकील, नए सबूत, जो इसका अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे मेजर करेगी, इसको एविडेंस के तौर पर लेती है या नहीं। सर मैं तो इस पे हैरान हूं कि 16 करोड़ के लिए आपने 100 पेजेस आपने एनेक्स्ट्रा लगाए हैं। ये देख लें, 120 से शुरू होते हैं और 100 और उस पे 230 पर जाते हैं। कपड़े कितने बच्चों को लेके दिए, किसको हमने वहां पे जूते लेके दिए, खाना कब दिया, हमने शर्ट कब लेके, 100 पेजेस हैं। 1 करोड़ रुपए की पेमेंट के 3 खतूत। अगेन आई एम रेजिंग ए क्वेश्चन, हो सकता है वो कल को बैंक स्टेटमेंट दे दें। ये दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चन। नैब की एक अगर इजाजत है, नैब ने देखें आसिफ अली जरदारी के अगर एविडेंसेस हों, नैब कहते गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे। यहां पे ये नवाज शरीफ साहब के उनके रिकॉर्ड है, वो नहीं मिल रहा। लेकिन डार साहब का सारा रिकॉर्ड जो है ना सर, वो नैब ने प्रोवाइड कर दिया, उनके टैक्स एसेट्स का। ये कैसा है ना, मतलब आप उसको कमर जमान चौधरी को दाद तो दें, बाकी सब रिकॉर्ड गायब हैं, वो किसी का कुछ नहीं मिल रहा। डार साहब के तमाम उन्होंने रखे हुए थे, सेव रखे हुए थे सर, उनके सारे के सारे वो चीजें निकाल के उन्होंने पेश कर दिए कि ये लें जनाब इसाक डार साहब के 34 साल के इनकम टैक्स रिकॉर्ड, उनकी इनकम के वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। एक चीज जेआईटी को 2 महीने नहीं दिए गए, वो चीखे मार मार के उन्होंने लेटर लिखा कि ना एफबीआर हमें नहीं दे रही। अगली सुने, एक बड़ा मजे का काम है जो सबसे ज्यादा इनकी कमजोरी है ना डार साहब की, जिस पे पूरी हुकूमत फंसी हुई है, जिसका कहते हैं जिक्र ना करें, वो हुदैबिया पेपर मनी आपका जो जिस स्कैंडल है, उसमें डार साहब का एक इन्होंने लेटर प्रोड्यूस किया। मजे की चीज है, एक दौर होता था वैसे आमिर साहब कि हम जो रिपोर्टर होते थे हमें हुकूमतें गालियां देती होती थी, जो कि ठीक देती होती रिपोर्टर की, और हुकूमतें अगर आपकी तारीफ करना शुरू हो जाए ना जर्नलिस्ट की, तो समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अगर किसी सहाफी की तारीफ हो जाए ना, अगर कोई वजीर कर दे, कोई वजीर आजम कर दे, तो समझे कोई खराबी है रिपोर्टर में या हमारे में, जो भी है। नेचुरलाइज पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपोजिशन के साथ होता है, इससे फित्री होता है। उन्होंने मसूफ ने एक खबर पेश की है, एक खबर अभी वो तो कहते ना जो हमें तो ताने देते थे और उनको पीटीआई को,
कि जी ये उस खबरों के तराशे पेश कर रहे हैं जनाब, इन्होंने खबरों के तराशे पेश किए हैं, पकोड़े बिकते हैं, खबरों के तराशे भी एविडेंसेस होते हैं। मसूफ ने भी एक अदद खबर जो इन्होंने अपने हक में लगवाई थी कि नैब ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, मेरा केस क्लोज कर दिया, अभी क्लोज किया इन्होंने 2016 में समथिंग में, इन्होंने कमर जमान चौधरी ने किया हुदैबिया ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। वो खबर पहले एक अदद अंग्रेजी अखबार में छपी सर, उसमें डार साहब की ऊपर से लेके नीचे दाएं बाएं तारीफें की गई हैं। डार साहब ने वो खबर उठा के वो उन्होंने बकायदा लफ की है इसमें एनेक्स्चर कि ये देखें फलां जर्नलिस्ट जो है उन्होंने मेरी कितनी बड़ी तारीफें की हैं। तो अब आपको याद नहीं आ रहा कि ये पकोड़े बिकते होते हैं अखबारी खबरों पे, अब आप अखबारी खबरों को एज अपनी एप्रिसिएशन पेश कर रहे हैं वहां पे। ये आमिर साहब आपके सामने ये उसमें चीजें हैं, एक फॉन्ट भी इसका चेक करवा लें, अनदर फॉन्ट चेक करवा लें, क्योंकि 2003, 4, 5 के जो लेटर है ना टू होम मीट में कंसर्न, उनको जरा चेक करवा लें कि डार साहब के हैं या नहीं है। ये कुछ सवालात है सर, हमारी कोई जजमेंट नहीं है, हम एंटायरली गलत भी हो सकते हैं, डार साहब सारे सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इन 3 खतूत की कहानी जो है ना आमिर साहब, ये कतरी से भी बड़ी है, क्योंकि कतरी कितनी अमाउंट थी, 12 मिलियन थी ना, वो 12 मिलियन कितने बनते हैं, वो 1 करोड़ रुपए नहीं बनते तकरीबन। बात ये है कासिम, मेरा दिल दहल जाता है कि ये पाकिस्तान के खजाने के इंचार्ज हैं और ये इनकी अपनी ये सारा हुदैबिया का भी केस जो है वो इन्हीं के ही बनाया हुआ। इतने चालाक होते तो इस केस में सारे लोग फंसते ही ना, तो ये बनाया लेट बड़ा ना, तो वो SCCP का बंदा निकलता है ना, वो नेशनल जो है उनकी जमानत आप बता रही थी हो गई है जज साहब 2 लाख रुपए, और जो है नेशनल बैंक के उनका कंसेशन आ गया है कि वो जेल में रहे हैं, वो भी नहीं निकल रहे, खुद तो मसूफ बैठे हुए हैं, वो रिजाइन नहीं करेंगे। अब ये है कि इसको शवाहिद के तौर पे किस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट लेगी कि नहीं लेगी, अगर ले ली इसको तो 2 महीने तो इसमें गए सर। मनी ट्रेल आप तीन आपने लेटर जो प्रोड्यूस किए हैं, ये लेटर तो अगर वो कतरी को नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर कतरी खतूत को उन्होंने कहा जनाब ये डस्टबिन में फेंक दें, ये रबिश है, मतलब ये ट्रैश है, तो ये 3 खतूत कैसे खड़े हो सकते हैं? आपने सिंपली सिग्नेचर कर दिए वहां पे, मैं सिग्नेचर कर दूं कि फलां आमिर मतीन को मैंने 10 रुपए दिया, देख के सिग्नेचर कर सकता है। और अगली बात जनरल राहील की इतनी तनख्वाह नहीं है, याद रहे कि वो इजाजत लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गए थे, ये एडवाइजर किसी से इजाजत लेके गए थे पहली बार। ये सेनेटर थे कि अरब रुपया 3 साल के अंदर जो है ना, ये रफली 33 करोड़ रुपया साल का, और मेरा ख्याल कोई महीने के 3 करोड़ रुपया बनता है। ये सैलरी जो है मेरा ख्याल बहुत ज्यादा सैलरी है। ये लास्ट सो हमारे ये सवालात थे, हो सकता है डार साहब कल बैंक की ट्रांजैक्शन पेश कर दें, गलत भी हो, हमने तो सवालात उठा रहे हैं। डार साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने इस तमाम डॉक्यूमेंट में 2003 से लेके 2008 तक जब आप सेनेटर थे, आपने क्यों नहीं मेंशन किया कि आप सेनेटर थे? बिकॉज जो मेरे जहन में आ रही है, उस वक्त ये उनके एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। सो ये लीगली कानूनी तौर पर ये देखना पड़ेगा सेनेट को कि आप यहाँ सेनेटर भी हैं, तनख्वाह ड्रा भी कर रहे हैं, आपने दुबई में अकामा भी लिया हुआ है, दुबई के एक वजीर की कंपनी है उसमें आप मुलाजमत भी कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कैश भी वसूल कर रहे हैं जी 3 सालों में वहां पे। और मजे की बात ये फरमाते हैं ना कि मेरी वहां पे बराक कंपनी में वो मैंने क्रेडिट किया हुआ था। जब इनसे पूछा गया ना वहां पे GIT में, एक और आपको पेज दिखाता हूं, GIT में पूछा गया कि आप जो बार बार बराक 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 ये फरमा रहे हैं कंपनी थी अल निहान की, हमें ये बताएं अल बराक की जरा तफसील तो दें। तो मसूफ ये फरमाते हैं सर अपने बयान में जो 3 जुलाई को हुआ, उन्होंने कहा जनाब कि मैं वहां पे हिज हाईनेस जो शेख निहान साहब हैं उनका नॉमिनी हूं और मैं उनकी कंपनी चलाता हूं बराक होल्डिंग्स, मैं आपको उस कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकता और आप मुझसे पूछ भी नहीं सकते, ये मेरा प्रिविलेज है। तो जो जनाब अपने आप को बड़ा ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं ना साग डार साहब, आई एम ट्रांसपेरेंट, 230 पेजेस इन्होंने GIT को बराक कंपनी की तफसीलात नहीं दी, क्योंकि अब मैं कहना नहीं चाहता कि वो जो कंपनियां हैं उनके कुछ और बिजनेसेस लेकिन ये एलिगेशंस भी हैं कि इन्होंने हमसे असासों की तफसीलात नहीं मांगी। तमाम तर मामलात पर हम नजर रखे हुए इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे मजीद अहम डिटेल्स और अपडेट्स के साथ। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।